कि आज वो बंद का पूर्ण समर्थन करें, किसान छुट्टी करें, छोटे बाजार जो हैं गांव देहात के उन्हें बंद रखें। पेट्रोल बॉन्ड आया, इसमें 90% एक ही पार्टी को धन मिला है। अगर ऐसी कंपनियां जो डिफॉल्टर रही हों, जिन्हें लाभ मिला हो ऋण माफी का, अगर उनके इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये पूछने का अधिकार होगा कि उसके पास जो ये धन है ये कहाँ से आया। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज में। क्योंकि आज मुद्दा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? हम चौधरी राजेंद्र जी हमारे साथ में इस वक्त हैं। तो उनकी फंडिंग हो रही थी और 2024 चलने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और लोकसभा 24 चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं, तो चौधरी जी क्या कहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा उनसे जानकारी ले लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो राही न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं कि उसने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। चौधरी साहब, जैसे कि मुद्दा भी चल रहा है, कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी, इस पर रोक लगा दी है। अब क्या होगा, क्या थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को पहले तो जानकारी दे दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इस निर्णय से चूँकि मैं कानून का छात्र हूँ, मैं ये मानता हूँ कि इससे देश की राजनीति में शुचिता आएगी। देश में राजनीतिक दलों से प्रत्येक व्यक्ति को ये पूछने का अधिकार होगा कि उसके पास जो ये धन है ये कहाँ से आया। इसमें पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग पर रोक लगेगी। और दुर्भाग्य से जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इसमें 90% एक ही पार्टी को धन मिला है। तो ये एक जो है सोचनीय प्रश्न था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक तो लगाई ही है। साथ साथ उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश भी जारी किया है कि 3 मार्च तक वो जो आंकड़ा है धनराशि का उसे सार्वजनिक करे और उसे इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को भेजे, ताकि चुनाव आयोग उसे अपने पोर्टल पर जारी कर सके, ताकि आम आदमी देख सके कि किन किन उद्योगपतियों ने ये पैसा दिया है। क्योंकि आप लीगल पर भी बातचीत करते हैं, एडवोकेट भी हैं, इसका थोड़ा सा फंडिंग का सिस्टम बताइए कि इसमें फंडिंग किस तरह से होती थी। जो कॉर्पोरेट थे, बड़े बड़े कंपनी वाले, वो किस तरह से चुनावी पार्टियों को इसमें फंडिंग करते थे, क्योंकि इसमें एक कोई गोपनीयता रखी जाती थी इसमें कहा गया। दरअसल इसमें सही बात तो यह है, अगर हम उसे बिल्कुल साधारण तरीके से कहें, कि सत्ताधारी दल अब चूंकि नीति निर्धारण, औद्योगिक नीति निर्धारण और तमाम नीतियों का उनके हाथ में कंट्रोल है। और इस सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, वर्तमान सरकार की, कि इसके केंद्र में उद्योग और उद्योगपति हैं। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। इसलिए जो है इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा दिया और अपने मनचाहे प्रोजेक्ट जो है सरकार से लिए और सरकार से लाभ लिया। अभी पिछले दिनों जो है एक बड़ा सवाल देश के सामने आया कि कई लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का ऋण माफ़ किया गया। वो भी इसमें एक मुद्दा हो सकता है। अगर ऐसी कंपनियां जो डिफ़ॉल्टर रही हों, जिन्हें लाभ मिला हो ऋण माफ़ी का, अगर उनके इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है देश के साथ धोखा होगा। ये एक स्कैम हो जाएगा। इसमें 1000 रुपये से लेके 1-1 करोड़ तक का भी इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया है। 1000 से लेकर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तक था। जी जी। और सबसे बड़ी इसमें बात ये थी कि ये सूचना के अधिकार में नहीं आ रहा था। यानी अगर कोई कंपनी दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बैंक के थ्रू जा रहा है, नंबर 1 का पैसा है, तो उसे सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा, तो इसमें जो है बंद कमरे में क्यों कर रहे थे इसे उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए था, ताकि पता लगे। और वर्तमान हालात में आप देखो, पिछले 8-9 सालों में जितनी भी उद्योगपतियों की चीज़ें हैं, उत्पाद हैं, उनकी कीमतें लगभग 60-70-80% तक बढ़ गई। 2014 में जो स्कूटी 60,000 की आती थी, अब 1.25 लाख की। जो कारें जो हैं 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख की थी, वो सब 25 लाख की, 24 लाख, 26 लाख की होगी। इसी तरह से जो है साइकिल तक महंगी होगी। साइकिल भी आज अगर आप बाज़ार में लेने जाएं तो जो 2014 में 2800-3000 की थी, आज 6000 की है।
तो ये जो है उद्योगपतियों का बहुत ज़्यादा इसमें लाभ हुआ है पिछली सरकारों में। और दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ गई, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका सीधा सीधा कारण था इलेक्टोरल बॉन्ड, और इस पर रोक लगाई है। ये जनहित का कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने आरटीआई भी लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपील डाली थी। मैं तो भारत की न्यायिक व्यवस्था को जो है धन्यवाद दूंगा, जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और इस निर्णय ने साबित कर दिया कि देश में अभी कानून जिंदा है। लगातार राहुल गांधी जी भी इसी विषय पे चर्चा करते रहे। नहीं, राहुल जी ने तो पहले ही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जनता को पता लगे कि अमुक पार्टी के पास ये धनराशि कहाँ से आई। और ये जनहित में भी जरूरी है। अगर एक व्यक्ति देश को लूट रहा है और किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे रहा है, चाहे कांग्रेस को दे रहा हो, कम्युनिस्टों को दे रहा हो, आम आदमी पार्टी को दे रहा हो, भाजपा को दे रहा हो, या किसी भी अन्य दल को, तो पता तो लगना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो बहुत अच्छा निर्णय है। चौधरी साहब, एक और खास जानकारी हम लेंगे, क्योंकि अभी 13 फरवरी से देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा किसान का एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है। जैसे 2021 में पहले आंदोलन शुरू हुआ था, अब ये इस पर देख रहे हैं बहुत सारे पथराव भी हो रहे हैं, लाठियां भी बरस रही है। क्या कहेंगे इन किसानों के बारे में आप? नए जो देश का अन्नदाता है उसका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि देश, हमारा जो देश है वो पिछले 40-50 वर्षों में आत्मनिर्भर तो बना ही। आज की तारीख में हम चीनी के, गेहूं के, बहुत से उत्पाद ऐसे हैं, कॉटन के, जो कपास है, और फलों के, सब्जियों के, फूलों के, हम निर्यातक देश बने। और इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो हमारे जो है किसान भाइयों का है। हमारे यहाँ से चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर वो अपनी उत्पादन की, अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं तो क्या बुराई है। अगर एक उद्योगपति को यह अधिकार है कि वो अपना स्कूटर जो है 1 लाख में बेचेगा, अपनी मोटरसाइकिल 2 लाख में बेचेगा, सरकार उसे रोक नहीं रही। और सरकार के यहाँ एक कॉस्ट डिसाइडिंग कमीशन है, जिसमें सारी कंपनियां जो हैं वो अपना हिसाब देती हैं कि साहब हमारी ये लागत है, ये टैक्स है, ये हमारा डेप्रिसिएशन है, और ये हमें प्रॉफिट चाहिए। तो किसान को क्यों नहीं, जबकि किसान का तो बहुत सीमित टर्नओवर है। आज हमारा चूँकि बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, हमारे यहाँ औसतन किसान 3 से 4 एकड़ का रह गया। 3-4 एकड़ में आपके सामने बहुत बड़ा सवाल है अपने परिवार को पालने का। मैं अगर इस बारे में एक लाइन में कहूँ तो सरकार को आगे आके कहना चाहिए था कि आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। 3 साल हो गए, एमएसपी पे 2 साल कमेटी बनाने का सरकार ने वायदा किया था, हम कमेटी बनाएंगे, इसे लागू करेंगे, और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न भी दे दिया। अगर आज स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं तो उनकी नीतियों को भी फॉलो करें। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसान जो है वो मजबूरी में सड़क पे है। किसान किसी जो है मौज मस्ती पिकनिक के लिए नहीं आया। और अगर वो जो मांग है उनकी, तो सरकार बताए उस मांग में कमी क्या है। क्या किसान जो है नाजायज मांग कर रहा है? अगर नाजायज मांग रहा है तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी जो आय का साधन है वो कृषि है। खेती बहुत मुनाफे का सौदा नहीं रहा, और जिनके पास छोटी ज़मीन है उनकी स्थिति गरीब से भी ख़राब है। जो हाथ के दस्तकार हैं या जो मज़दूर हैं, उन जैसी ही स्थिति छोटे किसान की है। आज देश में आप, अभी तो सरकार के पास आंकड़ा है, सरकार बताए पिछले 5 सालों में जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड बने उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने वो क्रेडिट कार्ड चुकाया। अगर किसी की आमदनी ज़्यादा होती है तो वो अपने सिर पे जो कर्ज है सबसे पहले उसे अदा करता है। आज किसान जो है इधर से उधर से, दाएं से बाएं से पैसे लेके उसे सिर्फ चेंज कर रहा है, अभी जमा कर दिए, 2 दिन बाद फिर निकाल लिए। तो किसान की बहुत दयनीय स्थिति है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपने खेती नहीं की, उन्होंने तो कभी खेती नहीं की, तो आपके पास ऐसे बहुत लोग हैं जो गांव से, खेती से, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं,
और भारत में खेती बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी देती है। तो रोजगार की दृष्टि को देखते हुए, देश में जो है अन्न की दृष्टि को देखते हुए इसे किया जाना बहुत ज़रूरी है। और औसतन एक घर में 15 किलो अनाज लगता है। अगर 15 किलो अनाज 20 रुपये भी उसकी कीमत बढ़ा दी जाए तो 300 रुपये कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा। किसान का जो है पेट भर जाएगा। और किसान खेती जो है उसमें किसान कोई मिलावट नहीं कर सकता। गेहूं में चावल नहीं बेच सकता, चावल में जो है कुछ और नहीं बेच सकता। और आजकल तो जो है कंपटीशन का दौर है। मंडियों में भी पहले साफ किया जाता है, उसमें से जो कोई कण है उन्हें हटाया जाता है, साफ सफाई होने के बाद जो है खरीद होती है। तो अगर सरकार इस मामले में गंभीरता से ले ले तो ये भारत की जीडीपी को बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि हमारे अब चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा कपास एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर उसमें सरकार अपने किसान की मदद कर दे तो उसमें बुराई क्या है। किसान, दुर्भाग्य है हमारे यहाँ देश में कि हमारा जो किसान है वो अपनी फसल का वैल्यू एडेड नहीं करता। उसका कच्चा माल तो है उसके पास, जैसे मान लिया गेहूं पैदा किया तो आटा नहीं बना रहा, चावल किया प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी आर्थिक क्षमता ही नहीं है। अगर किसी का सेब का बाग है तो वो सिर्फ सेब बेच रहा है, वो उसकी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। तो सरकार को तो इसमें आगे आके किसानों को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि मैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करूंगा। तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर दें तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा उनका आभार करने वाला। अभी जो मांग चल रही है कि जो लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ था उस पर भी उनको सजा मिलनी चाहिए, मनरेगा को लेकर भी कुछ किसानों ने बात कही है, क्या मुख्य मांग इनकी होनी चाहिए? मेरा मानना है कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो बहुत ही खराब घटना थी। और एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होनी गलत है। राजनीति में साफ सुथरे लोग आने चाहिए और कम से कम प्रधानमंत्री को, उस मंत्री को हटाना चाहिए था, अजय टैनी को। और इसी वजह से उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि किसान संगठनों की जो मांग है उसमें एक मांग ये भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो राजनीति है, राजनीति में अच्छे लोगों को लाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। अब आप अगर मान लिया किसान को गाड़ी से कुचलेंगे, वहाँ शंभू बॉर्डर पे आपने जो कील गाड़ दी, आप उन पर पथराव करवा रहे हैं, आप उन पर जो है टीयर गैस फेंक रहे हैं, आप उन पर जो है रबड़ की गोली चला रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय पाना उसका अधिकार है, न्याय मिलना उसका अधिकार है, और न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव भी चलने वाले हैं और ये धरना जो है बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे लगता है। क्या ये चुनाव से पहले ही निपट सकता है या कुछ नहीं? अगर सरकार चाहे तो बातचीत से इसे निपटा सकती है। मुझे तो आज भी ध्यान है, जब पहली मीटिंग कृषि बिलों को लेके हुई थी तो उस समय के तत्कालीन मंत्रीगण जो थे चर्चा में, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि इस बिल में कुछ कमियां हैं, और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस भी लिया और आश्वस्त किया था कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे। उसके लिए कमेटी बनाने की मांग हुई, 2 साल से ज़्यादा हो गए। कमेटी का गठन उन्होंने अपनी मनमर्जी से किया, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, किसान संगठनों से कोई चर्चा नहीं की गई, विपक्ष के नेताओं से कोई चर्चा नहीं की गई। जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, जैसे सोमपाल शास्त्री जी हैं और कई लोग हैं, उन तक से चर्चा नहीं की गई। मेरा ऐसा मानना था, मैं मानता था कि सरकार एमएसपी लागू करेगी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता किसान नहीं है। यह बहुत खेद का विषय है। लगातार आप देखो, लोग खेती छोड़ के, एक तो ज़मीन कम हो गई, दूसरे आबादी बढ़ गई, और खेती में प्रॉस्पेरिटी नहीं रही, उसमें गुजारा ही नहीं हो रहा। तो लोग खेती छोड़ के छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। कोई चौकीदार कर रहा है, कोई ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से खेती की तरफ लोगों का रुझान घटा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। कल टिकैत जी का भी एक बयान आया था सामने कि 16 फरवरी को
हम क्षेत्र को बंद रखे हैं, किसान आज खेत में काम नहीं करने जाएगा। नहीं, सही बात है, उनकी राइट टू प्रोटेस्ट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग, किसान भाइयों से और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आज वो बंद का पूर्ण समर्थन करें, किसान छुट्टी करें, छोटे बाज़ार जो हैं गांव देहात के उन्हें बंद रखें। और लोकतंत्र में हमारे पास, किसी के भी पास, अपनी बात को रखने का, प्रदर्शन करने का, धरना करने का, बंद करने का अधिकार है। और यही एक ऐसे माध्यम है जो सरकार तक मैसेज जाता है। मेरा मानना है कि अगर सरकार इस कानून को लागू करेगी तो इसमें सरकार की ही बात पूरी होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करूंगा। तो अगर ऐसा कर दें तो स्वागत योग्य कदम है। अभी 2024 के चुनाव भी चलने वाले हैं, क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी करे, क्योंकि आप महानगर अध्यक्ष भी हैं? नहीं, कांग्रेस जो है वो बूथ लेवल तक तैयार है और कांग्रेस जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी और अपने मन की बात उन पर थोपेगी नहीं। और जो भी जनता का निर्णय होगा, जनता महान है देश में, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वोट करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि जनता जो है जनता के मुद्दों पर वोट करे, ना कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्योंकि इस देश की मजबूती के लिए इसके जो मुद्दे हैं उनका समाधान होना जरूरी है। किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, देश का निरंतर विकास हो। तो ये काम है सरकार का। बाकी धर्म कर्म का काम तो जो है वो धार्मिक लोगों का है, वो कर ही रहे हैं, वो तो चलता ही रहेगा, चलता भी रहना चाहिए, क्योंकि बिना ईश्वर के आशीर्वाद के तो हमारी ऐसी परंपराएं हैं तो कोई काम होता ही नहीं। हम तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उसने हमें दिया। तो हमारे साथ में चौधरी राजेंद्र जी थे, जो महानगर अध्यक्ष उनकी हैं और एडवोकेट भी हैं। और मुद्दे की बात फिर से मैं राही न्यूज़ पर सोनू कश्यप आपके बीच लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।